Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. In this video, I'll be discussing about an important topic which is breastfeeding. इस वीडियो में आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग की इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, बेनिफिट्स टू मदर एंड चाइल्ड, पोजीशंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एज वेल एज करेक्ट अटैचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. ब्रेस्ट फीडिंग इज द एक्ट ऑफ फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क टू एन इन्फेंट. ब्रेस्ट फीडिंग एक एक्ट है जिसमें बच्चे को अपनी माँ का दूध पिलाया जाता है. माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चे के लिए बेस्ट नेचुरल फीडिंग है, साथ ही साथ में एक बेसिक फूड भी है. चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था चाहे सिजेरियन हुआ था, उसे पहले 6 महीने के लिए केवल माँ का दूध ही पिलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना. इसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं. Babies can be fed directly from the mother's breast or breast milk can be pumped and then fed to the baby from a bottle. ब्रेस्ट फीडिंग 2 तरीक़ों से की जा सकती है. पहला, बच्चा डायरेक्टली अपनी माँ की ब्रेस्ट में से मिल्क सक करेगा. यह तभी पॉसिबल है अगर बच्चा माँ की छाती में से दूध पी सकता है और माँ भी दूध पिलाने के योग्य है. दूसरा तरीका है ब्रेस्ट को दबाकर उसमें से दूध निकालना है, उसे बॉटल में इकट्ठा कर लेना है और जब बच्चे को ज़रूरत हो तो उसे पिलाना है. जब आप कहीं जाते हो, ट्रैवल करते हो, तब इस एक्सप्रेस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्रेस्ट मिल्क सेटिस्फाइज ऑल द एसेंशियल नीड्स ऑफ न्यूबॉर्न सच एज वार्मथ, फूड एंड प्रोटेक्शन. माँ का दूध बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करता है, जैसे कि बच्चे को गर्माहट देता है, उसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है. माँ के दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चे की बॉडी उन्हें अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वो बच्चे के लिए खाने का, फूड का भी काम करता है. ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और उसे किसी भी बीमारी से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं. एंटीबॉडीज़ का काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वाटर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, hormones, antibodies, stem cells and enzymes. First one is nutritional components. ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फैट्स. माँ के दूध में 4% फैट्स पाई जाती है जो कि लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स. माँ के दूध में 7% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि लैक्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आर द प्रोटीन्स. माँ के दूध में 1% प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो कि कैसीन, वे या लैक्टोफेरिन की फॉर्म में पाए जाते हैं. सेकेंड वन इज मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. ब्रेस्ट मिल्क में कई मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम एंड सोडियम. इसमें वाइटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे विटामिन ए एंड विटामिन सी. थर्ड वन इज हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. इसमें बहुत सारे हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स भी पाए जाते हैं जैसे कि ईजीएफ, आईजीएफ, वीडीजीएफ, जीएनडीएफ एंड सीएनटीएफ. फोर्थ वन इज माइक्रोबियल कम्युनिटीज़. माँ के दूध में बहुत सारी माइक्रोब्स की कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्शन या डिसीज़ को प्रिवेंट करती हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिली, स्टेफाइलोकोकस, बैक्टीरियोइडिस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम. अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. द वेरी फर्स्ट टाइप इज क्लोस्ट्रम. क्लोस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क का पहला स्टेज होता है जो कि पहले 3 दिनों के लिए सिक्रीट होता है. इट इज़ थिक, येलो और ऑरेंज.
क्लोस्ट्रम गाढ़ा दूध होता है जो कि पीले या संतरी रंग में पाया जा सकता है और ये बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। डिलीवरी के तुरंत बाद जो दूध निकलता है वही क्लोस्ट्रम होता है और उसकी बच्चे को बहुत ज़रूरत होती है उसे डिस्कार्ड नहीं करना। सेकेंड टाइप इज़ ट्रांजिशनल मिल्क। क्लोस्ट्रम के बाद 2 हफ्तों के लिए सफ़ेद रंग का दूध निकलता है जिसे हम ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। इसमें फैट्स और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है और क्लोस्ट्रम के मुकाबले कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। द थर्ड टाइप इज़ मैच्योर मिल्क। डिलीवरी के 10 से 12 दिन के बाद मैच्योर मिल्क निकलता है जो कि ट्रांजिशनल मिल्क के मुकाबले थोड़ा सा पतला होता है पर इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैच्योर मिल्क 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, फॉर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग की स्टार्टिंग में फॉर मिल्क सिक्रीट होता है जो कि क्लियर और ब्लू कलर में होगा। ये पतला होता है और इसमें फैट भी कम होती है। फॉर मिल्क में विटामिन्स, वाटर एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज हाइंड मिल्क। जब रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग का एंड होता है तो हाइंड मिल्क की सिक्रीशन होती है। इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि बच्चे का वेट गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइंड मिल्क वाइट या क्रीम कलर में होता है और ये फॉर मिल्क के मुकाबले थोड़ा सा गाढ़ा होता है। फॉर मिल्क एंड हाइंड मिल्क दोनों मिलकर बच्चे की बॉडी में फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और बेबी की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। मेडिकेशंस या मिल्क डक्ट्स में ब्लड होने के कारण मिल्क का कलर डार्क ब्राउन और ग्रे भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवा पाएंगे। जो न्यू मदर्स हैं जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, कब स्टार्ट करनी है, क्या ड्यूरेशन होती है, क्या टेक्निक होती है, वो ध्यान से सुने। द फर्स्ट वन इज़ टाइम ऑफ फर्स्ट फीडिंग। Put the baby to mother's breast within half an hour after birth. The sucking reflex is strongest in the first half an hour after birth. बेबी के बर्थ के बाद आधे घंटे के बीच में ही ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करना होता है। इससे न्यूबॉर्न इन्फेक्शन एज वेल एज न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेबी को। बर्थ के बाद जो फर्स्ट हाफ एन आवर होता है उसमें सकिंग रिफ्लेक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करना है। ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी स्टार्ट करनी है। द सेकेंड वन इज़ फीडिंग शेड्यूल। न्यूबॉर्न्स में डिमांड फीडिंग फॉलो करनी है। जब भी बेबी क्राई करता है इट मीन्स उसे फीड की ज़रूरत है तो आपने ब्रेस्ट फीड करवाना है। ज़्यादातर जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो 2 से 3 घंटे के बाद फीड लेते हैं, मतलब 24 घंटों में 8 से 10 बार आपने फीड करवाना है। 1 महीने के बच्चे को 6 से 8 बार फीड करवाना है दिन में। 2 महीने के बच्चे को 5 से 7 बार फीड करवाना है। 3 से 5 महीने के बच्चे को 4 से 6 बार एक दिन में फीड करवाना है। जब भी बच्चा रोता है आपने उसे अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। वो रोकर बताता है कि उसे भूख लगी है तो आपने फीड करवाना है, दूध पिलाना है बच्चे को। द थर्ड वन इज़ ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग। On the first day, 2 to 3 minutes on each breast may be sufficient. The duration may increase by a minute per breast per day. बच्चे को दोनों ब्रेस्ट में से फीड करवाना होता है, इसलिए जन्म के बाद पहले दिन में जब फीड करवाना है तब दोनों साइड 2 से 3 मिनट के लिए करवा सकते हैं और हर दिन 1 मिनट बढ़ाते जाना है आपको। जैसे पहले दिन में 3-3 मिनट लगे थे, दूसरे दिन में 4-4 मिनट लगाने हैं और तीसरे दिन में 5-5 मिनट लगाने हैं। हर दिन 1 मिनट दोनों साइड बढ़ाना है। द फोर्थ वन इज़ बिगनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इंस्ट्रक्ट मदर टू क्लीन द निप्पल एंड एरियोला बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग। एडवाइस टू कीप हैंड्स क्लीन, शॉर्ट नेल्स एंड wear clean clothes. Advice for exclusive breastfeeding up to 6 months.
ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाने से पहले माँ को कुछ चीज़ों के बारे में एडवाइस करना है, उसे कुछ बताना है, उन्हें समझाना है कि फीडिंग से पहले और बाद में निप्पल को अच्छे से क्लीन करना है, साफ़ कर लेना है, अपने हाथों की भी सफाई रखनी है, नेल्स को काट कर रखना है और साफ़ कपड़े पहनने हैं। और माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी बताना है, मतलब 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना। अगर कोई मेडिसिन देनी है, विटामिन्स देने हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो आप दे सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देना, केवल माँ का दूध पिलाना है पहले 6 महीने तक। उसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। द फिफ्थ वन इज़ ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। अब हम टेक्निक के बारे में समझेंगे, कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या सही तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग का। एज्यूम कंफर्टेबल पोजीशन दैट कैन बी सिटिंग और लाइंग। माँ ने आरामदायक पोजीशन में बैठना है, वो बैठ भी सकती हैं, लेट भी सकती हैं, जैसे उन्हें ज़्यादा आराम मिले वैसे वो ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए पोजीशन ले सकती हैं। प्लेस निप्पल एंड एरियोला इनटू द बेबीज़ माउथ। जो निप्पल है आपने उसे बच्चे के मुंह में डालना है, उसके साथ ही साथ जो एरियोला होता है, निप्पल का आउटर सरफेस जो डार्क कलर में होता है, वो भी मुंह में जाना चाहिए। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल एज गुड अटैचमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। रिलैक्स एंड गिव फुल अटेंशन टू द बेबी, ऑल्सो कीप द बेबी अवेक। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसने अपने बच्चे की ओर पूरा ध्यान देना है, अटेंशन देनी है। ऐसा नहीं कि आप काम करते करते पिला रहे हो, बच्चे की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं, या फिर बच्चा सो गया है, इससे बच्चा अच्छे से फीड नहीं लेता। आपने उसे जगाए रखना है, उसकी ओर ध्यान भी देना है ताकि वो अच्छे से दूध पिए। रोटेट ब्रेस्ट एट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग फॉर द कंप्लीट एम्प्टिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत और अंत दोनों समय आपने ब्रेस्ट को रोटेट करना है, घुमाना है ताकि अच्छे से खाली हो जाए। एट द एंड बर्पिंग इज़ डन फॉर 5 मिनट्स टू प्रिवेंट वॉमिटिंग। बच्चे के दूध पीने के बाद उसे डकार दिलवाना होता है, इसलिए 5 मिनट के लिए बच्चे को अपने कंधे के साथ लगाना है और उसे थपथपाना है ताकि वो उल्टी ना कर दे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, माँ का दूध पीता है, तो उससे बच्चे को और माँ को दोनों को क्या क्या फ़ायदे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स फॉर बेबी। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर न्यूट्रिशन। माँ के दूध में फैट, शुगर, वाटर एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। 6 महीने तक बच्चे की ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब माँ के दूध में पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज़ ईजी डाइजेशन। ब्रेस्ट मिल्क में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जैसे कि लैक्टोएल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन जो कि ईजी डाइजेशन में मदद करते हैं। लाइपेज एंजाइम होता है जो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। द थर्ड वन इज़ प्रमोट्स इम्यूनिटी। माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो कि इन्फेक्शन के साथ फाइट करती हैं और बॉडी को इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। बेबी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन जाता है और किसी भी इन्फेक्शन या डिसीज़ के साथ फाइट कर सकता है। द फोर्थ वन इज़ हायर इंटेलिजेंस। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज एंड ग्लैक्टोज पाए जाते हैं जो कि ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बेबीज़ ब्रेस्ट फीड करते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली। फिफ्थ वन इज़ लेसन द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, ओबेसिटी, एस्थमा, SIDS दैट इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन्फेक्शंस एज वेल एज एलर्जीज़। माँ का दूध बच्चे को इन सब बीमारियों से बचाता है और इन्फेक्शंस के साथ साथ एलर्जी को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स फॉर मदर। ब्रेस्ट फीड करवाने से माँ को क्या क्या फ़ायदे हैं वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग।
जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उससे बच्चे और माँ दोनों के बीच एक अटैचमेंट हो जाती है, दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है, प्यार वाली भावनाएं आ जाती हैं और बच्चा अपनी माँ को महसूस करने लगता है। सेकेंड वन इज़ वेट लॉस। जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसकी बॉडी में से कैलोरीज का लॉस होता है। हर दिन 500 कैलोरीज उसकी बॉडी में से कम हो जाती हैं, जिसके कारण मदर का वेट कम होने लगता है। द थर्ड वन इज़ एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव। ब्रेस्ट फीडिंग ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी है। जब बॉडी में मिल्क की प्रोडक्शन होती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई लेवल्स पर होता है और जो हार्मोन्स ओवुलेशन में सिक्रीट होने थे प्रोलैक्टिन उन्हें भी सप्रेस कर देता है, इसलिए ओवरी में से एग रिलीज नहीं होता, जिसके बिना मदर कंसीव नहीं कर सकती। द फोर्थ वन इज़ यूटेराइन इन्वोल्यूशन। डिलीवरी के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, यूट्रस भी धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर आ जाता है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनमें यूट्रस जल्दी कंट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीटोसिन का काम होता है यूट्रस को कंट्रैक्ट करना। जब कंट्रैक्शन बढ़ जाती है तो यूट्रस की ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं जो कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती हैं। द फिफ्थ वन इज़ लेसन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर एज वेल एज पोस्टपार्टम हेमरेज। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से मदर अपने आप को बहुत सारे ट्यूमर्स या डिसऑर्डर से प्रिवेंट कर सकती है। पोस्टपार्टम हेमरेज मैंने अभी बताया आपको, जब यूट्रस कंट्रैक्ट करता है उसकी वेसल्स नैरो हो जाती हैं जो कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ और बच्चे की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। हम क्रेडल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही कॉमन पोजीशन है, ज़्यादातर मदर्स इसी पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बच्चे को और ये मदर के लिए कंफर्टेबल भी है। क्रेडल पोजीशन को क्रेडल होल्ड भी बोलते हैं। इसमें बच्चे को गोद में लेना है, बच्चे का चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए। आपने बच्चे का सर अपनी बाजू की एक कलाई पर रखना है और दूसरी बाजू से उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट देनी है नीचे से। आपने ध्यान रखना है कि बच्चे का पोस्चर स्ट्रेट लाइन में हो। अगर बच्चे का मुंह निप्पल तक नहीं पहुंच रहा तो आप नीचे तकिया भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है क्रॉस क्रेडल, जिसे हम क्रॉस क्रेडल होल्ड भी बोलते हैं। बर्थ के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करते हैं तब इस पोजीशन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे क्रेडल पोजीशन है उसी की तरह क्रॉस क्रेडल होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। इसमें भी आपने पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, अपनी गोद में पिलो रख लेना है, फिर बच्चे को गोद में लेना है। जिस साइड आप ब्रेस्ट फीड करवाओगे उसकी ऑपोजिट साइड वाली आर्म के साथ बेबी को नीचे से सपोर्ट देनी है और जो आपका दूसरा हाथ है उससे आपने ब्रेस्ट को सपोर्ट देनी है। आपने बेबी का फेस अपनी तरफ कर लेना है और उसके लिप्स के साथ निप्पल को टच करवाना है। जैसे ही बेबी सक करने लगता है तो आपने उसे अपनी ओर खींच के अच्छे से होल्ड कर लेना है। थर्ड वन इज़ साइडलाइन पोजीशन। जब बेबी में गुड लैचिंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तब हम साइडलाइन पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें माँ ने एक साइड फेस करके लेट जाना है, फिर बेबी को भी अपने साथ लेटाना है। बेबी का फेस माँ की तरफ होना चाहिए। बेबी के लिप्स को निप्पल के साथ टच करवाना है और जब सकिंग स्टार्ट हो तो उसे एक हाथ से होल्ड कर लेना है, अपने दूसरे हाथ से अपने ही हेड को सपोर्ट देनी है। सपोर्ट के लिए पीछे तकिया भी रख सकते हैं। फोर्थ वन इज़ इन्वर्टेड साइडलाइन पोजीशन। इसमें मदर और बेबी ने एक दूसरे की तरफ फेस करके ऑपोजिट डायरेक्शंस में लेटना है। बेबी की लोअर आर्म ब्रेस्ट के अंडर होनी चाहिए और टॉप आर्म ब्रेस्ट के ऊपर होनी चाहिए। जिनका सिजेरियन हुआ हो या फिर पेनफुल निपल्स हो उनके लिए ये पोजीशन बहुत ही यूज़फुल है। फिफ्थ वन इज़ लेड बैक पोजीशन। ये बहुत ही कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग पोजीशन है मदर एज वेल एज चाइल्ड के लिए। इसमें बॉडी का पोस्चर गुड होना और बेबी को सपोर्ट देना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। माँ ने बेड पर सीधा लेट जाना है, अपने हेड और शोल्डर्स को थोड़ा सा पिलो की सपोर्ट के साथ एलिवेट कर लेना है,
फिर बच्चे को अपनी स्टमक पर लेटा देना है। बच्चे का फेस नीचे की तरफ होना चाहिए। बेबी की चीक्स ब्रेस्ट के साथ टच करवानी है और उसके लिप्स को निप्पल के साथ टच करवाना है। जब बच्चे को फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ एंड द लास्ट टाइप इज़ फुटबॉल होल्ड। फुटबॉल होल्ड को क्लच होल्ड भी बोल सकते हैं। इसमें मदर ने अपराइट पोजीशन में बैठ जाना है, अपनी बैक और शोल्डर्स को सपोर्ट देनी है अच्छे से। फिर एक साइड करके अपनी गोद में तकिया रखना है और बच्चे को उस पे लेटा देना है। बच्चे का फेस माँ की तरफ होना चाहिए। उसकी बैक और लेग्स को माँ ने अपनी राइट आर्म के साथ सपोर्ट देनी है और बेबी के हेड को राइट हैंड से होल्ड कर लेना है। जैसे ही बेबी सकिंग स्टार्ट करता है, आपका जो राइट हैंड बेबी को सपोर्ट कर रहा है उसके नीचे आपने पिलो रख लेना है। ये थी ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है वो सिचुएशन जिसमें हम पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कब मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, कौन कौन सी सिचुएशंस में उसे ब्रेस्ट फीड करवाने से रोका जाता है, उन्हें हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इन्फेंट्स विद ग्लैक्टोसीमिया। इसे इन्फेंटाइल ग्लैक्टोसीमिया भी बोला जाता है। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है थोड़े डेज़ के बाद उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस शो होने लगती हैं, जैसे कि फेलियर टू थ्राइव, हाइपोग्लाइसीमिया और जॉन्डिस। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बेबी की बॉडी अच्छे से ग्लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं कर पाती, जो कि एक सिंपल शुगर है और ये माँ के दूध में पाया जाता है। इसलिए ग्लैक्टोसेमिक बेबीज़ में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेकेंड वन इज़ बेबी विद क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। जिन बच्चों में क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम होती है वो तो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, पर जिनमें क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम हो या फिर क्लेफ्ट लिप एज वेल एज क्लेफ्ट पैलेट दोनों एक साथ हों तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते। उनके लिए एक स्पेशल बॉटल होती है जिसमें हम एक्सप्रेस्ड मिल्क दे सकते हैं। द थर्ड वन इज़ अनट्रीटेड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। जिन मदर्स को ट्यूबरक्लोसिस है और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, पर जिनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, ना ही बच्चे के साथ कांटेक्ट में आ सकती हैं, क्योंकि टीबी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। माँ के कांटेक्ट में आने से बच्चे को भी हो सकती है। द फोर्थ वन इज़ मदर विद एक्टिव HSV। HSV हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस को बोला जाता है। अगर मदर की ब्रेस्ट पर हर्पेटिक लीजन्स हैं तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि जो एक्टिव लीजन्स होते हैं वो मिल्क को कंटेमिनेट कर सकते हैं और बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। द फिफ्थ वन इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपीज़, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एज वेल एज एनेस्थीसिया, जो कि बेबी की बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसे पुअरली अफेक्ट कर सकती हैं। द सिक्स्थ टाइप इज़ HIV पॉजिटिव मदर। HIV को एड्स भी बोल सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और ब्रेस्ट फीडिंग के समय ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी की बॉडी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। HIV पॉजिटिव मदर्स ने बेबी को ना ही ब्रेस्ट फीड करवाना है और ना ही एक्सप्रेस्ड मिल्क देना है। द सेवंथ टाइप इज़ मदर्स टेकिंग इलिसिट ड्रग्स। अगर माँ किसी इलीगल ड्रग का सेवन कर रही है, मतलब इलिसिट ड्रग्स का मिसयूज़ या अब्यूज़ कर रही है, तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। ये ड्रग्स बच्चे के लिए बहुत डेंजरस होती हैं और कई इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकती हैं, जैसे कि HIV और हेपेटाइटिस। द एट्थ वन इज़ क्रॉनिक मेडिकल इलनेस। अगर माँ को कोई सीवियर बीमारी है, जैसे कि कोरोना वायरस, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि बच्चे में एडवर्स इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकती हैं। इसलिए जिन मदर्स को कोई सीवियर बीमारी हो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। द नाइन्थ वन इज़ रेडियोथेरेपी और लिथियम थेरेपी।
जो मदर्स रेडियोथेरेपी या फिर लिथियम थेरेपी ले रही हैं वो भी अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि रेडियोथेरेपी बेबी में स्किन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है और लिथियम थेरेपी लेने से बेबी की बॉडी में लिथियम का लेवल हाई हो सकता है, जिनके कारण बच्चे की बॉडी में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। द 10th वन इज मदर्स टेकिंग मेडिकेशंस। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन मदर्स को क्रॉनिक मेडिकल इलनेस हो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सारी मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी की बॉडी में एंटर कर सकती हैं और एडवर्स इफेक्ट्स भी कॉज कर सकती हैं। सो अभी हमने डिस्कस कर ली कॉन्ट्राइंडिकेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेक्ट अटैचमेंट। हम इसे करेक्ट अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, गुड अटैचमेंट भी बोल सकते हैं या फिर गुड लैचिंग भी बोल सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये लैचिंग की बिल्कुल करेक्ट, मतलब बिल्कुल सही पोजीशन है। लैच रेफर्स टू हाउ द बेबी फैस्टन्स ऑनटू द ब्रेस्ट व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग। लैच का मतलब है किस तरह से बच्चा अपने मुंह में निप्पल लेता है और फिर दूध पीता है। When baby's cheeks touches the nipple, the baby opens the mouth in rooting reflex to begin feeding. प्रॉपर पोजीशन के बाद जब बच्चे की चीक्स निप्पल को टच कर रही होती हैं और बच्चे की चिन ब्रेस्ट को टच कर रही होती है, वो अपना मुंह खोलता है, फीडिंग स्टार्ट करने के लिए मुंह में निप्पल डालता है। वो सब रूटिंग रिफ्लेक्स के कारण होता है। द सक्लिंग ऑफ ब्रेस्ट स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रीशन और प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। जैसे ही बच्चा सक करना स्टार्ट करता है मिल्क की सिक्रीशन होने लगती है, उसे हम प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क की प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट इज बाय मिल्क इजेक्शन द मिल्क फ्लोज आउट। इसे हम ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क को पुश आउट करना। जैसे बेबी के सक करने से प्रोलैक्टिन दूध को बनाता है और फिर ऑक्सीटोसिन उसे बाहर निकालता है। बेबी सकल्स अगेन एंड अगेन विद सकिंग रिफ्लेक्स। उसके बाद आ जाता है सकिंग रिफ्लेक्स। जैसे ही कोई चीज़ पैलेट पर टच करती है तो बेबी अपने आप सक करने लगता है। जब बच्चा बार बार सक करता है तो उसे सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। द लास्ट वन इज swallowing reflex. It helps to take adequate feed with sufficient flow. जैसे ही बच्चे के मुंह में दूध भर जाता है तो वो उसे स्वेलो कर लेता है, मतलब निगल जाता है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स अच्छी तरह से फीड लेने में मदद करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गुड लैचिंग एंड पुअर लैचिंग। जैसे ऊपर वाली पिक्स में दिख रहा है, बच्चा पहले अच्छे से अपने मुंह को खोलता है और फिर पूरे निप्पल को मुंह में डाल लेता है। निप्पल के साथ साथ एरियोला भी डाला हुआ है, वो एक करेक्ट पोजीशन है जिसे हम गुड लैचिंग बोलते हैं। गुड लैच प्रमोट्स हाई मिल्क फ्लो एंड मिनिमाइजेस निप्पल डिस्कम्फर्ट फॉर द मदर। अगर बच्चा सही पोजीशन में सही तरह से दूध पिएगा तो वो ज़्यादा मात्रा में दूध पी सकता है, क्योंकि इससे मिल्क का फ्लो भी हाई होगा और इसके साथ मदर को भी निप्पल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, चिन टचेस द ब्रेस्ट एंड द लोअर लिप इज कर्ल्ड आउटवर्ड। बच्चे का मुंह अच्छी तरह से खुला होना चाहिए, उसकी चिन ब्रेस्ट को टच करनी चाहिए और नीचे वाला लिप बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से करेक्ट पोजीशन भी बनेगी और बच्चे में गुड लैचिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे। नीचे वाली पिक्चर्स में आप देख सकते हैं बच्चे ने मुंह में निप्पल डाला हुआ है पर अरियोला नहीं डाला, तो आपने उसके मुंह में एक साइड से फिंगर डालकर निप्पल को बाहर निकालना है, क्योंकि वो करेक्ट पोजीशन नहीं है। पुअर लैच रिजल्ट्स इन पुअर मिल्क ट्रांसफर टू द बेबी एंड कैन क्विकली लीड टू द सोर्स एंड क्रैक्ड निप्पल्स। अगर लैचिंग ही अच्छी नहीं होगी तो बेबी की बॉडी में अच्छी तरह से मिल्क भी नहीं जाएगा और पुअर लैचिंग के कारण निप्पल्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सोर्स हो सकते हैं, क्रैक्ड निप्पल्स भी हो सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि करेक्ट अटैचमेंट हो, गुड लैचिंग हो। इफ बेबी इज नॉट अटैच्ड करेक्टली देन स्टॉप। ब्रेक द सक्शन बाय इंसर्टिंग योर लिटिल फिंगर इनटू बेबीज माउथ। जैसे मैंने अभी बताया, अगर अच्छे तरीके से नहीं निप्पल डाला हुआ तो आपने उसके मुंह में एक साइड से अपनी छोटी फिंगर डालकर निप्पल को बाहर निकालना है और फिर करेक्ट अटैचमेंट करनी है।
So this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.